गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। इस बुलेटिन की पहली खबर में आपको बताएंगे कि किस तरह मुस्लिम होने की वजह से एक शख्स के साथ इंसानियत की सारी हदें पार की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माहौल गर्मा गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट करने और अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने का आरोप लगा है। वीडियो में इस तरह की बातें सुनी भी जा सकती है, हालांकि वो बातें इतनी आपत्तिजनक है कि हम आपको यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझते। एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश, आरिफ खान को लव जिहाद के नाम पर पब्लिक में बेइज्जती और असॉल्ट का शिकार बनाया गया, जबकि लड़की ने क्लियर बोला ना कोरिएशन था ना रॉन्ग डूइंग। फिर भी मोब ने उससे JSR बुलवाया और सिटी में घुमाया। क्या अब सिर्फ मुस्लिम नाम होना ही जुर्म है? मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमा हुए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जर्नलिस्ट काशिफ ने ट्वीट किया, अपडेट बजरंग दल। भोपाल में बजरंग दल के लोगों द्वारा एक युवक को सार्वजनिक रूप से पीटने और उसके धर्म का अपमान करने का वीडियो सोमवार को सामने आया। सामाजिक और धार्मिक संगठनों की शिकायतों के बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। सोमवार को जिस युवक को पकड़कर लाने पर पुलिस अधिकारी बजरंग दल के लोगों का धन्यवाद कर रहे थे, वहीं पुलिस 24 घंटे के भीतर उनके नाम भूल गई। हालांकि शिकायतों के साथ वीडियो और आरोपियों के नाम भी दिए गए थे, फिर भी पुलिस काफी सतर्क नजर आई। ये भी बताना जरूरी है कि भोपाल में मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं, लेकिन पहली बार पुलिस ने बजरंग दल के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं इस पूरे मामले पर असुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने काशिफ के इस ट्वीट को रीपोस्ट किया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोगों ने भोपाल कमिश्नर से मिलकर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भोपाल कमिश्नर ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। काशिफ और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मध्य प्रदेश के सतना में जब एक मुस्लिम महिला जेलर को कैदी से प्रेम हुआ तो बजरंग दल ने कन्यादान किया। भोपाल में जब एक अंतरधार्मिक प्रेमी युगल साथ पाए गए तो बजरंग दल ने दुर्व्यवहार किया और युवक को अर्धनग्न कर पीटा। बस बता रहे हैं MP न्यूज। बताया जा रहा है कि ये मामला गौतम नगर इलाके के एक होटल का है। वहां हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को एक हिंदू युवती के साथ पकड़ा और उस पर लव जिहाद का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में युवक के साथ मारपीट, कपड़े उतरवाकर बेइज्जती और उसे सड़कों पर घुमाते हुए देखा गया। ये भी आरोप है कि उसके चेहरे पर काला रंग और गोबर पोता गया। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में गुस्सा फैल गया और मामले पर बहस शुरू हो गई। विवाद तब और बढ़ गया जब आरोप लगे कि मारपीट के दौरान अल्लाह की शान में आपत्तिजनक बातें कही गई। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उनका विरोध युवक युवती के रिश्ते को लेकर नहीं बल्कि अल्लाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अल्लाह की शान में गुस्ताखान भाषा का इस्तेमाल किया गया, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक्स यूजर ने ट्वीट किया, हमलावरों ने उस पर थूका, उसके चेहरे पर गोबर और स्याही पोती, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए और उसे पूरे शहर में घुमाया। होटल और बाजार दोनों जगह पुलिस मौजूद होने के बावजूद उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और बजरंग दल के गुंडों को मारपीट जारी रखने दी। पुलिस के मुताबिक युवती ने बताया कि वो युवक को करीब 5 साल से जानती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसने युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाही, इसलिए पुलिस ने युवक पर कोई केस नहीं किया। ACP अदिति भावसार ने बताया कि युवक ने खुद अभी तक मारपीट को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में कुछ आरोपियों के नाम भी FIR में शामिल किए गए। मंगलवार के प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़क जाम कर दी और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो शहर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई ACP और थाना प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इसी मामले के हवाले से है। भोपाल में मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग आरिफ खान नाम के एक मुस्लिम युवक के साथ हुई बेरहमी से मारपीट और बेइज्जती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये घटना 2 दिन पहले गोविंदपुरा इलाके के एक होटल में हुई थी। इस घटना की वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि बजरंग दल के गुंडे कह रहे हैं, बुला तेरे अल्लाह को, और इसके अलावा भी ऐसी बातें कह रहे हैं जो हम नहीं बोल सकते। प्रदर्शन की अगुवाई भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने की। लोगों ने मांग की कि इन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो जो मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे शहर को बंद करने की अपील की जाएगी। प्रदर्शन की शुरुआत काजियात परिसर से हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और घटना की निंदा की।
इसके बाद लोग पुलिस कंट्रोल रूम तक मार्च करते हुए पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमला सिर्फ एक युवक पर नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं पर भी हमला है। काजी नदवी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि घटना के दौरान इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा और पुलिस की कथित लापरवाही से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और शहर में डर का माहौल बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, फिर भी उन्होंने आरोपियों को रोकने के बजाय उनका साथ दिया। समुदाय के नेताओं ने भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दीपक कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने वीडियो जारी कर क्या कहा, सुनिए। लव जिहाद का ये मैटर बताया जा रहा है। मैटर चाहे जो भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कानून से। क्योंकि जब उसको वहाँ पर मारा जा रहा था और उसके भगवान को गाली दी जा रही थी, अल्लाह मियाँ को गाली दी जा रही थी, अभद्र भाषा का प्रयोग वहाँ किया जा रहा था, तो प्रशासन वहीं पर खड़ा था। दीपक कुमार आगे कहते हैं, इन बजरंग दलियों ने हमारे देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। ये कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं और वहाँ का माहौल बहुत गंदे तरीके से खराब करते हैं। वो कहते हैं, इनका डटकर सामना करो, इनको मुंह तोड़ जवाब दो, तब जाकर इनके दिमाग में ठंड बैठेगी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी भी धर्म को टारगेट करने का या किसी भी धर्म के भगवान को गाली देने का। ये जो तुम करते आते हो, मेरे हिसाब से तुमने ना कोई गीता पढ़ी है, ना कुरान पढ़ा है, ना किसी भगवान को समझा है, ना किसी खुदा को समझा है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रविवार को गोविंदपुरा थाना इलाके के गौतम नगर स्थित एक होटल में हुई थी। आरोप है कि कुछ लोग आरिफ खान को होटल से बाहर घसीट कर लाए, उसके साथ मारपीट की, उसे आधा नग्न कर दिया और उसके चेहरे पर स्याही और गोबर लगा दिया। उन लोगों का आरोप था कि वे दूसरे समुदाय की लड़की के साथ था। बाद में उस महिला ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 5 साल से आरिफ खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जर्नलिस्ट काशिफ ने ट्वीट करते हुए बताया, #भोपाल अपडेट, #बजरंग दल। भोपाल में कथित बजरंग दल द्वारा युवक को पीटने और भड़काऊ बयान देने के मामले में आज भोपाल की पुलिस ने कल दर्ज हुई FIR में BNS की धारा 191 क्लॉज 2 और 3 क्लॉज 5 बढ़ाई। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, 5 की पहचान की जा चुकी है, 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में आरोपियों के नाम रोहित सिंह, ब्रजेंद्र प्रजापति, जीतू कुशवाहा, रंजीत सूर्यवंशी और लाला राम मीणा है। एक आरोपी नाबालिग है। अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश में हंगामा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की तीसरी खबर में। TCS नासिक केस में बड़ा एक्शन हुआ है। यौन शोषण, धर्म बदलने का दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसे आरोपों में नाम आने के बाद करीब 40 दिन बाद निदा खान को महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये कार्रवाई नासिक SIT, छत्रपति संभाजी नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की मदद से की। निदा खान को संभाजी नगर के नारेगांव इलाके की कैसर कॉलोनी में एक फ्लैट से पकड़ा गया, जहां वो पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ छिपकर रह रही थी। पुलिस ने बताया कि फ्लैट पर 2 दिन से नजर रखी जा रही थी। उसके बाद छापा मारकर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद निदा खान को कोर्ट में पेश किया गया। अब उसे आगे की पूछताछ के लिए नासिक ले जाया जाएगा। ये मामला तब सामने आया था जब TCS नासिक में काम करने वाली 23 साल की एक लड़की ने अपने सहकर्मी दानिश शेख पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। लड़की का कहना था कि दानिश पहले से शादीशुदा था, लेकिन ये बात उससे छिपाई गई। FIR में कहा गया कि निदा खान, जो दानिश की बहन है, उसने भी दानिश की शादी की बात छिपाने में मदद की। साथ ही लड़की के धर्म को लेकर अपमानजनक बातें की और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़िता के मुताबिक निदा उसे कलमा पढ़ना, रोजा रखना और पहनावे में बदलाव करना सिखाती थी। मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। जांच आगे बढ़ी तो 7 और महिलाओं ने भी पुलिस से शिकायत की। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि 2022 से 2026 के बीच उनके साथ मानसिक उत्पीड़न, यौन शोषण और ऑफिस में गलत व्यवहार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि HR विभाग से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक इस केस में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 6 पुरुष और HR विभाग से जुड़ी एक महिला शामिल है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चला कि आरोप लगने के बाद TCS ने निदा खान को सस्पेंड भी कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि मामला गंभीर है, इसलिए उसका ऑफिस सिस्टम और नेटवर्क एक्सेस भी बंद कर दिया गया। TCS ने सफाई देते हुए कहा कि निदा खान सिर्फ प्रोसेस एसोसिएट थी, वो HR मैनेजर नहीं थी और भर्ती से जुड़े काम भी नहीं संभालती थी। गिरफ्तारी से पहले निदा खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी का हवाला देकर गिरफ्तारी से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पुलिस का कहना था कि मामले में पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है। साथ ही जांच एजेंसियों ने कोर्ट को बताया कि निदा खान के मलेशिया और मालेगांव से कुछ संबंध होने की भी जांच की जा रही है। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को AIM-IM के एक कॉर्पोरेटर की कथित भूमिका पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
फडणवीस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और इस कथित साजिश के पीछे कौन है इसका पता लगाया जाएगा। उन्होंने कहा ये साफ है कि AIMIM के कॉर्पोरेटर मतिन माजिद पटेल ने निदा खान को छिपाने में मदद की। इसके पीछे कौन लोग थे ये पता लगाया जाएगा। क्या वे धर्मांतरण रैकेट में शामिल हैं, क्या उन्होंने मदद की, इसकी जांच होगी। वहीं इम्तियाज जलील ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा सुनिए। मैं मुंबई में था। मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल रहे करके हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे करके उसमें। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तारीफ नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बंबई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो। तो ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है सचिन पुलिस थोड़ा और नीचे अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। सर, आपने एक बार कहा था कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है। अब जब आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो वो साथ होगा, तो आप अभी भी उसके साथ? देखिए, मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, थोड़ा पीछे सर, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका FIR पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है। अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता। अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है। कुछ नेताओं का कहना है कि आपके पक्ष अब कुछ नेताओं की घटिया राजनीति के बारे में मैं नहीं कहने वाला हूँ, तो आप मुझसे ये सवाल करे ही नहीं। जिनको अपनी राजनीति करने का है वो करने दीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इम्तियाज जलील को दबा सकते हैं करके, इम्तियाज जलील सच के लिए खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जो कभी कभी दिल झकझोर कर रख देती हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जिसको सुनकर और देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। और फिर इस तरह के मामले एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं, आखिर कब तक? क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की चौथी खबर में। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर गुजरात पुलिस एक आरोपी को पुलिस गाड़ी के बोनट पर बांधकर डंडों से मारती हुई दिखाई दे रही है। ये घटना उस समय सामने आई है जब अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में 3 लोगों को कथित तौर पर गायों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि वो आदमी या अल्लाह बचा लो चिल्ला रहा है जबकि पुलिस उस पर डंडे बरसा रही है। पुलिस ने मंगलवार सुबह एक सूचना मिलने के बाद वेजलपुर इलाके में एक रिहायशी सोसाइटी के पास खुले मैदान में छिपकर कथित गायों की हत्या हो रही थी वहां छापा मारा था। FIR के मुताबिक पुलिस ने वहां कुछ लोगों को गायों की हत्या करते हुए पकड़ा। पुलिस के पहुंचते ही कई लोग भागने लगे लेकिन 3 लोगों को पकड़ लिया गया। इस छापेमारी में पुलिस ने 520 किलो मांस, एक जिंदा बछड़ा, तेज धार वाले चाकू, एक ऑटो रिक्शा, नंबर प्लेट नहीं लगी कार और एक मोबाइल फोन बरामद किया। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में कुल 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है लेकिन अभी 3 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात में गायों की हत्या कानूनन सख्ती से प्रतिबंधित है, लेकिन इस तरह पिटाई लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जाकिर अली त्यागी ने एक्स पर लिखा, क्या पुलिस की इस गुंडागर्दी को कानूनी कार्रवाई कहा जा सकता है? एक मुस्लिम युवक को 4 पुलिसकर्मियों ने पकड़कर गाड़ी के बोनट से चिपकाया और एक पुलिसकर्मी डंडे से बेरहमी से मारपीट कर रहा है। युवक रोते हुए अम्मी बचा ले, अल्लाह बचा ले कहते हुए सुना जा सकता है, लेकिन पुलिसकर्मी के दिमाग पर नफरत हावी है, साफ देखा और सुना जा सकता है।
अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में एक मुस्लिम युवक को गौहत्या के आरोप में पुलिस जितनी बेरहमी से पीट रही है, इसके सामने इजरायली आतंकवाद भी बोना दिखता है। क्या इंडिया एनएचआरसी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जिंदा हुआ है? अगर जिंदा है तो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई जाएगी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के साथ होने वाले अति क्रूर व्यवहार और अत्याचार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणियां की थी, जिसमें कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मदरसों की जांच करवाने के मामले में तो एक्टिव नजर आता है, लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग और अत्याचारों पर खामोशी दिखाई देती है। खैर, एनएचआरसी से तो उम्मीद नहीं, लेकिन पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया से तो उम्मीद की ही जा सकती है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। करिश्मा अजीज ने एक्स पर लिखा, गुजरात के अहमदाबाद से एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस हिरासत में एक मुस्लिम व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। ना अदालत ना इंसाफ, सीधे सजा। ये है लोकतंत्र में मुस्लिम की जगह। UNHRW। मोहम्मद जहीर नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा अदालत को देनी चाहिए, ना कि पुलिस की क्रूर कार्रवाई से। क्या ये भारतीय कानून के तहत न्याय है या मुसलमानों के खिलाफ लक्षित नफरत? इसमें शामिल अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। देश में एक और खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 5वीं खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हैदराबाद और सिकंदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील करते हुए कुछ अहम सुझाव दिए। उन्होंने लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान अमेरिका तनाव जैसे वैश्विक हालातों की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा बचाना आज देश हित में जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ देश के लिए मरना नहीं, बल्कि देश के लिए जिम्मेदारी निभाना भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खाने में तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और लोगों की सेहत भी बेहतर रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोग 1 साल तक सोने की खरीद टाल दे तो इससे भी देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संकट से निपटने के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए, न कि आम लोगों पर बोझ डालना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वैश्विक संकट से निपटने में विफल रही है। दरअसल ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। शेयर बाजार, रुपए, कच्चे तेल और सोने की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक अस्थिरता, डॉलर पर घटती निर्भरता और केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी मानी जा रही है। चीन, भारत, तुर्की और पोलैंड जैसे कई देश लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रणविजय सिंह एक्स पर लिखते हैं, मोदी ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदो, इसे देशभक्ति से जोड़ दिया। असल में रुपया कमजोर हो रहा है, अगर ये नहीं किया तो रुपया जल्द ही 100 के पार चला जाएगा। आसान भाषा में भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम है, इसलिए ये सोना विदेश से खरीदना पड़ता है। सोना खरीदने के लिए हमें दूसरे देशों को डॉलर में पैसे चुकाने पड़ते हैं। ज्यादा डॉलर खर्च होने से डॉलर की मांग बढ़ जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, 1 डॉलर ज्यादा रुपए। फिर जो भी हम आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, सब हमें महंगी मिलती है क्योंकि रुपया कमजोर हो चुका है। इसके अलावा हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि आयात पर ज्यादा खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर ये सारी बातें अर्थव्यवस्था की जो सुनहरी तस्वीर बनाई जाती है उसके खिलाफ है। हालांकि कितनी भी कोशिश कर ले, रुपया इनसे संभल नहीं पाएगा, वो अभी और गिरेगा और आम जनता इनके पुराने वीडियो निकाल कर चलाएगी। ऐसे नहीं होता है मित्रों, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना होगा आपको, देश जवाब मांग रहा है। रविश कुमार ने इस पर ट्वीट किया, देश की अर्थव्यवस्था का भी SIR हो गया है, पता नहीं किसका नाम कटा है और क्यों कटा है। सही तस्वीर किसी को नहीं पता। क्या प्रधानमंत्री जी को बंगाल के नतीजे के बाद ये सब पता चला? उन्हें कब लगा कि इस तरह की अपील करने की नौबत आ गई है? क्या प्रधानमंत्री गुवाहाटी का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहेंगे? बंगाल के लिए कितने चार्टर्ड प्लेन हायर किए गए थे? दूसरे राज्यों के CM की क्या जरूरत थी अगर देश की हालत इतनी खराब है? उन्होंने एक और ट्वीट किया, क्या सोना चांदी विक्रेता संघ ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का स्वागत किया है? उन सभी को 1 साल तक सोना न बेचने की सौगंध लेनी चाहिए। इस धंधे में लगे लोगों का क्या होगा? अशोक कुमार पांडे ने एक्स पर लिखा, चुनाव तक चुप रहने के बाद प्रधानमंत्री अब मिडिल ईस्ट संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए नंबर 1 विदेश यात्रा न करने, नंबर 2 पेट्रोल व डीजल कम खर्च करने और नंबर 3 सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, सामान ट्रकों की जगह ट्रेनों से भेजने आदि की भी बात की है।
स्पष्ट है कि सब सामान्य है वाली बातें चुनाव के लिए थी। रुपए के तेजी से और गिरने तथा पेट्रोल डीजल संकट के सामने आने की उम्मीद है और लगता नहीं कि सरकार ने कोई तैयारी की है। आपको जो सही लगे कीजिए। चलिए अब चलते हैं सियासत के गलियारों में। बात करेंगे इस बुलेटिन की छठी खबर में। तमिलनाडु की सियासत से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जीत सिर्फ पैसों, रसूख और बड़े खानदानों की नहीं होती, बल्कि आम लोगों की उम्मीदें भी इतिहास लिख सकती है। मुस्लिम समाज की बेटी ताहिरा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ना कोई राजनीतिक परिवार, ना करोड़ों की दौलत, ना बाहुबल, सिर्फ लोगों का भरोसा, मेहनत और ईमानदारी। पहली बार चुनाव लड़ने वाली ताहिरा महज 10वीं पास है और उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 33,000 बताई गई। लेकिन जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्होंने डीएमके के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आर गांधी को करीब 6,000 वोटों से हरा दिया। एक तरफ 112 करोड़ की संपत्ति वाले बड़े नेता, दूसरी तरफ साधारण परिवार से आई एक आम मुस्लिम महिला, और जीत किसकी हुई? जनता की आवाज की। थलपति विजय की पार्टी टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली ताहिरा ने अपने पहले ही चुनाव में करीब 91,000 वोट हासिल किए और अब तमिलनाडु विधानसभा में एमएलए के तौर पर शपथ ले चुकी है। ताहिरा की जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब, मेहनतकश और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए उम्मीद का पैगाम है, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए जिन्हें अक्सर राजनीति में कमजोर समझा जाता है। ये कहानी बताती है कि अगर इरादे साफ और जनता साथ खड़ी हो तो लोकतंत्र में कुछ भी मुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने लोगों को एक ऐसा पैगाम दिया है जो वाकई हमदर्द और नरम दिल की निशानी है। क्या है वो मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। पूर्व वन डायरेक्शन सिंगर जैन मलिक के परिवार ने उनके फैंस से अपील की है कि वो फूल भेजने के बजाय फिलिस्तीन के लिए दान करे। बताया जा रहा है कि जैन दिल की बीमारी के इलाज के बाद अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। इस साल जैन ने अपने नए एल्बम के प्रमोशन से जुड़े कई कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। गुरुवार को जैन की कजिन साशा मलिक ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा, जो लोग फूल भेजना चाहते हैं उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन इतने सारे फूल संभालना मुश्किल हो रहा है। अगर आप जैन की तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो कृपया फलस्तीन प्रोजेक्ट में दान करें। इसके साथ फलस्तीन प्रोजेक्ट का लिंक भी शेयर किया गया, जहां अब तक 27 यूरो से ज्यादा जमा हो चुके हैं। गुरुवार को द हिडन बुके नाम की फूलों की दुकान ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अब वे जैन मलिक के लिए और फूलों के ऑर्डर नहीं ले सकते। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे जैन और उनके परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो फलस्तीन प्रोजेक्ट में दान करें। जैन मलिक जल्द ही अपने सबसे बड़े सोलो वर्ल्ड टूर की शुरुआत करने वाले हैं, जो इसी महीने शुरू होकर नवंबर तक चलेगा। ब्रेडफोर्ड में जन्मे जैन मलिक लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोलते रहे हैं। 2014 में गाजा पर इजरायली हमलों के दौरान जैन ने एक्स पर फ्री फलस्तीन लिखा था। इसके बाद उन्हें कुछ प्रो इजराइल लोगों की तरफ से धमकियां भी मिली थी, लेकिन उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया। 2021 में जब गाजा में फिर युद्ध हुआ और कई फिलिस्तीनी मारे गए, तब भी जैन ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं फिलिस्तीनी लोगों के साथ हूं, बच्चों और परिवारों की मौत देखकर चुप नहीं रहा जा सकता। फिलिस्तीनियों के इंसानी हक के लिए आवाज उठानी जरूरी है। फ्री फिलिस्तीन। अब जैन के परिवार की तरफ से की गई ये अपील ऐसे समय में आई है जब गाजा में युद्ध और मानवीय संकट लगातार जारी है। हालांकि ये खबर मई की शुरुआत की है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। इसी वजह से हम इसे आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर बढ़ गई है कि पता नहीं कब क्या जहर उगल दिया जाए। बताएंगे आपको पूरा मामला इस बुलेटिन की 8वीं खबर में। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में एक सामूहिक भोज के दौरान हिंदू रक्षा दल के प्रमुख भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो कथित तौर पर मुसलमानों को खाना देने से मना करते दिखाई दे रहे हैं। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में पिंकी चौधरी किसी के हाथ से प्लेट छीनते नजर आते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्होंने प्लेट किससे छीनी और मामला क्या था, लेकिन इसके तुरंत बाद वो कहते हैं, मुल्ला ना आवे मेरे पास और कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए। वो ये भी कहते हैं कि हिंदू लोग चाहे तो उनका खाना खा सकते हैं या उनकी जान भी ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस भोज में खाना ना खाए। इस दौरान आसपास मौजूद लोग हंसते भी दिखाई देते हैं। वीडियो में उनका बेटा हर्ष चौधरी भी नजर आता है। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद पिंकी चौधरी ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मुसलमान हिंदुओं के खाने में थूकते और पेशाब करते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान मेरे खिलाफ बोलते तो मुझे खुशी होती, लेकिन दुख तब होता है जब मेरे हिंदू भाई ही विरोध करते हैं। आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें मुसलमान हिंदुओं के खाने में थूकते या पेशाब करते हैं। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, उनके यहाँ खीर खाने जाओ तो वो खाने में थूक कर देते हैं। अगर उनमें सच में भाईचारा होता तो पाकिस्तान में लड़कियों के साथ रेप नहीं होते और हमारे भाई वहाँ सुरक्षित होते। अगर आप चाहते हैं कि भारत में भी वही हाल हो जाए और यहाँ एक भी हिंदू ना बचे तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने सामूहिक भोज में हिंदुओं को नहीं खिलाते, इसलिए हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
पिंकी चौधरी पर दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद के अलग अलग थानों में करीब 25 मामले दर्ज बताए जाते हैं। इन मामलों में सांप्रदायिक भाषण, हिंसा, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप शामिल है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। हिंदू रक्षा दल के देहरादून प्रमुख ललित शर्मा ने भी एक वीडियो जारी कर पिंकी चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते तो उन्हें इस तरह के भोज में भी नहीं आना चाहिए। ललित शर्मा ने वीडियो में कहा, अगर मेरे बस में हो तो हम ऑक्सीजन और पानी भी बंद कर दे। 4-5 फ्रिज लगाकर लिख दे कि ठंडा पानी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हमारा पानी और खून सिर्फ हिंदू ही छुए, हम सनातनियों के लिए है और सनातनी हमारे लिए। हम चाहते हैं कि सनातनी भाई मुसलमानों से इतना दूर रहे कि कभी पास ही ना जाना पड़े। मुसलमान और इस्लाम हमारे धर्म को दीमक की तरह खत्म करना चाहते हैं। हमारा पानी, खाना और बाकी सुविधाएं सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए। मैं जब भी खून दान करने जाता हूँ पूछता हूँ कि खून किसे दिया जाएगा। अगर किसी मुसलमान को जाना हो तो मैं खून नहीं दूंगा। हिंदू रक्षा दल पहले भी अपने हिंसक और सांप्रदायिक बयानों को लेकर चर्चा में रहा है। हाल ही में ललित शर्मा और उनके साथियों ने मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ खुलेआम धमकी दी थी। दीपक कुमार ने उत्तराखंड में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल द्वारा डराने धमकाने का विरोध किया था। इसके बाद शर्मा ने वीडियो जारी कर दीपक को धमकी दी और अपने समर्थकों से उसके जिम के बाहर इकट्ठा होने को कहा। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल की कुछ महिला सदस्यों को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सांप्रदायिक नारे लिखने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। वहां मुसलमान के लिए रोड नहीं है और अंग्रेजी में दिस रोड नॉट अलाउ मुस्लिम लिखा गया था। 29 दिसंबर को पिंकी चौधरी और संगठन के अन्य लोगों ने गाजियाबाद में हिंदू परिवारों को तलवारें बांटने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के जवाब में ये कदम उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर भारत में किसी हिंदू परिवार को परेशान किया गया तो हिंदू रक्षा दल जवाब देगा। इसके एक दिन पहले 28 दिसंबर को दिल्ली में भी हिंदू रक्षा दल के दफ्तर से तलवारें बांटी गई थी। उस दौरान पिंकी चौधरी ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हिंदुओं को सुरक्षा न देने का आरोप लगाया था और सभी हिंदुओं को हथियार देने की मांग की थी। 6 जनवरी 2026 को गाजियाबाद पुलिस ने तलवार बांटने के मामले में पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी को गिरफ्तार किया था। इसके 9 दिन बाद 15 जनवरी को उन्हें जमानत मिल गई। अशरफ हुसैन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, इसने मुसलमानों को खाना देने से मना कर दिया था, जिसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने इसकी जमकर आलोचना की है। अब ये आकर पाकिस्तान की बात कर रहा है। जो हिंदू भाई इसकी नफरत का जमकर विरोध कर रहे हैं उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। पिंकी चौधरी की इस नफरत का जवाब देते हुए काविश अजीज ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मुल्ला का खाना सबके लिए। पिंकी चौधरी ने एक भंडारा लगाया था लेकिन गरीबों के हाथ से खाना छीन लिया और कहा कि मुसलमानों को खाना नहीं देंगे। अब मुंबई में एक मुस्लिम युवक ने भंडारा आयोजित किया है और कहा है ये खाना सबके लिए है, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। एक मुसलमान सबको खाना खिलाएगा। आपको बता दें कि पिंकी चौधरी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर बांटते हैं। गरीबों के हाथ से खाना छीनना और भेदभाव करना सही नहीं है, लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग बहुत कम है। ज्यादातर लोग अच्छे दिल वाले होते हैं और किसी की मदद करते समय धर्म या जाति नहीं देखते। हमारा समाज प्यार, इंसानियत और एकता से चलता है, ना कि नफरत और बंटवारे से। देश में एक शादी बहुत चर्चा में आई, करोड़ों का खर्च हुआ और मुसलमानों का जमकर गुस्सा फूटा। आइए बताते हैं आपको पूरी रिपोर्ट इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रॉयल एम्बियंस फार्म में 9 मई को एक शादी हुई। शादी में लड़की पक्ष ने करोड़ों रुपए का दहेज दिया। शादी दिल्ली के खजूरी खास इलाके के इदरीसी समाज से जुड़े युवक की उसी इलाके की युवती से हुई। शादी में करोड़ों रुपए कैश, हीरे, सोने और चांदी के जेवरात लड़की पक्ष ने लड़के पक्ष को दिए। हैरानी की बात यह है कि लड़की पक्ष ने शादी कराने वाले बिचौलिए को भी उपहार के तौर पर एक स्कॉर्पियो कार दी। दहेज देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दुल्हन पक्ष ने शादी में 1,01,11,000 रुपए नकद दिए। शादी में एक BMW कार, 6 जोड़ी कंगना, हीरे की 11 और सोने की 42 और चांदी की 18 अंगूठियां दी। जानकारी के मुताबिक शादी से करीब 6 महीने पहले हुई सगाई में भी लड़की पक्ष ने दूल्हे को थार गाड़ी और 31 लाख रुपए नकद दिए थे। शादी समारोह को बेहद भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए। बताया जा रहा है कि दुल्हन का परिवार खजूरी खास में ड्राई फ्रूट्स के कारोबार से जुड़ा है। वहीं दूल्हा दिल्ली अथॉरिटी में वाहनों के लाइसेंस बनाने का काम करता है। शादी की वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे शाही शादी बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाला मामला मान रहे हैं। फिलहाल ये शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसकी आलोचना की और इसको इस्लाम के भी खिलाफ बताया। आरजे साइमा ने एक्स पर लिखा, बेहद पिछड़ी सोच, काफी बेवकूफी भरी बात। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये तो दीन के खिलाफ है, ये काम मुसलमानों में नहीं होता था। इन जैसे लोगों की वजह से गरीब घर की लड़कियों की शादी में दिक्कत होती है।
जाकिर अली त्यागी ने एक्स पर लिखा, शादी में दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए कैश, एक BMW गाड़ी, हीरे के जेवरात और संपत्तियां दी गई है। बिचौलिए को स्कॉर्पियो एन और शादी में छोटे छोटे रोल अदा करने वाले लोगों को स्प्लेंडर बाइक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बीती रात इदरीसी जाति में एक शादी हुई है जिसमें दिए गए दहेज ने किसी को सकते में डाल दिया है तो कोई खुशी मना रहा है, लेकिन मेरी नजर में इतने दहेज के साथ होने वाली शादी बर्बादी है, क्योंकि ये दान दहेज लंबी और ऊंची नाक के दिखावे के लिए दिया गया है। इन्होंने एक और ट्वीट किया, जिस लड़की की शादी में दहेज और रुपया बारिश की बूंदों की तरह बरसा, उसके पिता फैयाज का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था। लड़की पक्ष दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर का रहने वाला है और बारात दिल्ली के खजूरी से आई और गाड़ियां भर भर कर दहेज और बैग भरकर 1,01,11,000 व 11 हीरे के जेवरात और कई दर्जन सोने और चांदी के आभूषण दहेज में दी गई BMW में भर कर ले गई। लड़के के खास रिश्तेदारों को बाइक दी गई है और खबर है कि लड़के को प्रॉपर्टी यानी प्लॉट्स आदि भी दिए गए। शादी कराने वाले दलाल को 27 लाख रुपए की स्कॉर्पियो एन और दहेज को गला फाड़कर बताने वाले उम्मीद पहलवान को लोनी से सिफारिश करके बुलाया गया था, क्योंकि उम्मीद पहलवान दहेज में दिए गए सामान को भीड़ में चिल्लाकर बताने में एक्सपर्ट माना जाता है। मैंने सुबह से अब तक इस मामले में इतनी ही जानकारी जुटाई है जो अब आपके सामने रख दी है। शादी में जाने वाले कई व्यक्ति मेरे फॉलोअर्स निकले और वो इस शादी में शामिल हुए व खूब बकरा, बटेर का गोश्त, मछलियां और सैकड़ों पकवान उधेड़ कर आए हैं और अब बेशर्म मैसेज करके कह रहे हैं कि दहेज लानत है। खैर, दहेज लानत तो है ही, लेकिन इसे भीख भी करार दे देना चाहिए और साथ ही अब ये भी कहा जाना चाहिए कि कुछ लड़की वाले बिन मांगे दहेज लुटा रहे हैं और रिश्ते की बुनियाद ही हम दहेज में फला फला सामान देंगे कहकर रख रहे हैं। शादी अब शादी नहीं रही बल्कि व्यापार बन गया है जिसकी बुनियाद ही सौदा करके हो रही है। दोनों ही पक्ष दूल्हा दुल्हन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। लड़का पक्ष कहता है कि लड़की दहेज लाएगी तो अपने ही लिए लाएगी, हमारे लिए क्या ही लाएगी। लड़की पक्ष कहता है जो भी ले जाएगी खुद ही बरतेगी, जो भी दे रहे हैं लड़की को दे रहे हैं। वहीं शादी में जोरदार आवाज में ऐलान करने वाले उम्मीद पहलवान का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं, नाम क्या है? मेरा नाम उम्मीद पहलवान इदरीसी, लोनी विधानसभा 53, जनपद गाजियाबाद। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बोली लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ लोग मेरे नाम को लेके वायरल होना चाहते हैं और वो वायरल हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ झूठी बातें ना करें कि दहेज दिया। दहेज उसको कहते हैं जो लड़के वाले ने मांगा हो। जब लड़के वाले ने दहेज मांगा ही नहीं, ये तो लड़की वाले ने अपनी मर्जी से चाहा कि मेरी बेटी BMW में बैठे, मेरा समधी थार में बैठे। लड़की वाले ने अपने से गरीब लड़के को यानी अपने से गरीब समधी को ये सामान दिया है उसकी जरूरत का। तो बताइए क्या उसमें जुल्म हो गया? समाज में गलत मैसेज जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है वो झूठ तूफान बोल के पहुंचा रहे हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, लड़की वाले अमीर हैं और लड़के वाले गरीब हैं। तो लड़की वाले ने तो एक गरीब परिवार में इतना सामान दिया। कभी भी कोई चाहेगा कि मालदार आदमी मेरी बेटी रिक्शे में जाए? अगर एक बाप ने ये चाहा कि मेरी बेटी BMW में बैठे तो क्या जुल्म किया? एक बाप ने ये चाहा कि मेरी बेटी अच्छे गहने पहने तो क्या जुल्म किया? एक बाप ने ये चाहा कि मेरी बेटी अच्छे घर जाए गरीब घर में तो क्या जुल्म किया? कुछ लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि इस्लाम में हराम है दहेज वगैरह जितना भी सब। मैं इस्लाम की बात को मानता हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं खुद इस्लाम को मानता हूँ। दहेज लेना हराम, दहेज देना हराम, दहेज मांगना हराम, मगर दहेज नहीं दिया। एक बाप ने अपनी भावना से जो कुछ दिया अपनी बेटी को दिया, दहेज नहीं दिया। दहेज वो होता है जो मांगा जाता है। लड़की वाले ने बगैर मांगे दिया, अपनी बेटी को दिया, इसलिए दहेज नहीं है। मैं इस शादी को गलत नहीं मानता। मुसलमानों को निशाना बनाना आजकल सबसे आसान काम बन गया है, फिर चाहे कुछ भी हो। आइए बताते हैं ऐसा ही एक मामला इस बुलेटिन की 10वीं बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश के एक मदरसे से कथित तौर पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ पंखा मिला है। मामला तब सामने आया जब पंखा खराब हो गया और उसे रिपेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बाहर से बुलाया गया। जैसे ही पंखे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद मदरसा प्रबंधक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा मामला कुशीनगर जिले के विष्णुपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम में एक पंखा खराब हो गया था। सुधारने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया, जहां उसने देखा कि पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। जैसे स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और जांच की मांग की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की कि आखिर पाकिस्तान का ये सामान भारतीय सीमा के भीतर कैसे पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में मदरसा प्रबंधक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि पंखा सऊदी अरब से खरीदा गया था। इसके बाद पूछताछ
पूछताछ के लिए बुलाए गए दोनों लोगों को रिहा कर दिया गया। विशुनपुरा थाना प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि सभी पहलुओं की सावधानी पूर्वक जांच की गई। पुलिस ने पाया कि पंखा सऊदी अरब से खरीदा गया था और अधिकारियों के सामने इसकी खरीद से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए गए। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि इसके बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया गया। वहीं इस न्यूज के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, ये पंखा यूपी के कुशीनगर के एक मदरसे में लगा था। पंखा खराब हुआ तो उसे सुधारने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक ने पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा देखा तो हैरान रह गया। पंखे का फोटो पुलिस को दिखाया गया। पुलिस ने मदरसा संचालक को हिरासत में ले लिया है। ये पंखा दुबई में रहने वाले एक शख्स ने दुबई से ही खरीदकर मदरसे को डोनेट किया था, लेकिन उसे क्या पता था ये पंखा मदरसे में लगाना भी अपराध है। मुनव्वर राणा का मशहूर शेर है, बस इतनी बात पर उसने हमें बलवाई लिखा है, हमारे घर के बर्तन पे आई SI लिखा है। मैंने पहली बार जब इस शेर को पढ़ा तो लगा कि राणा साहब ने ये कुछ ज्यादा ही कह दिया है, लेकिन आज कुशीनगर की इस घटना ने मुझे गलत साबित कर दिया है। राणा साहब आप सही थे, बिल्कुल सही। एक और एक्स यूजर ने लिखा, वैसे ही दोनों प्रोडक्ट पाकिस्तानी है, लेकिन सरकार और प्रशासन अपने अपने हिसाब से काम करता है। पाकिस्तानी पंखा कुशीनगर के मदरसे में मिला, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर इतना गंभीर हो गई जैसे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो। पूरे गल्फ में पाकिस्तान के प्रोडक्ट बिकते हैं, अब किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भारत में कुरियर कर दिया तो इसमें अपराध कैसा। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत आ जाती है और भारत में रह रही है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करता। भारत में जहाजों से आए दिन दुनिया के सभी हिस्सों से सामान आता है, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, जापान एटसेट्रा। ऐसे तो कल को ISI मार्क वाले कुकर देखकर कोई हिंदू संगठन के लोग बखेड़ा कर देंगे तो पुलिस कार्रवाई करने पहुंच जाएगी। ISI मार्क तो सभी पर होता है। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अपडेट, मेड इन पाकिस्तान पंखे वाले मामले में पुलिस ने दी क्लीन चिट। कुशीनगर के रहने वाले वाजिद अंसारी जो दुबई में काम करते हैं, उन्होंने साल 2020 में दुबई से 80 रियाल में ये पंखा खरीदा था और घर भेजा था। बाद में उनके पिता शमसुद्दीन ने ये पंखा एक मदरसे को दान कर दिया। पुलिस ने खरीद से जुड़े कागज चेक किए, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।